students, in today's video I am going to discuss about molecular orbital theory. As you can see, molecular orbital theory, that is MOT. Okay, so let's get started. ये जो टॉपिक है ये आपके बीटेक वाले स्टूडेंट्स जो यूपीटीयू से एनरोल्ड हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 1 ही है। तो ये बेसिकली लेक्चर मतलब ये जो वीडियो है ये इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो ये वीडियो मैं इस तरीके से लेके आई हूँ एक स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में, सो दैट आप इसे देखो, समझो और इंस्टेंट आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट। तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ओके, सो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। आप लोग कंटिन्यूअसली इसमें बने रहो और आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा भी मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीबीटी, सॉरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओटी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं वीबीटी के बारे में आइडिया। अगर आप लोगों को और अच्छे से देखना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आप वीबीटी पढ़ा हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हाँ, तो वीबीटी पहले देखते हैं। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था, वीबीटी ने क्या एक्सप्लेन किया था कि पहली बात तो ये किसके लिए था, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए था, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए था। ठीक है, दूसरी चीज ये थी, वीबीटी कहता था, वीबीटी मेनली टॉक अबाउट कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दो एटम्स जो होते हैं, उनके बीच में जितनी ज़्यादा एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसने कहा, इसने बताया था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, extent of overlapping between two atoms। ठीक है, अगर मतलब टू एटम्स के बीच में अगर मैक्सिमम होगा तो उसकी स्ट्रॉन्ग जो होगा वो बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। So it talk about covalent compound and extent of overlapping between two atoms maximum, then bond will be stronger, right? So ये VBT था। ठीक है, लेकिन VBT के कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशन नंबर 1 क्या था कि जो हमारा दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, ओवरलैप हुए, ठीक है, तो उससे जो मॉलिक्यूल बना उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को ये डिस्क्राइब नहीं करता था। ठीक है, मतलब वो कितना ज़्यादा स्टेबल है वो ये नहीं बताता था। मान लीजिए कि अगर उसने बता भी दिया, जैसे H2 का केस है, H2 बना, ठीक है, उसने बता दिया कि H2 है, बना है, चलो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हमने इसके और ले ली वेरिएबल, जैसे H2 प्लस लिया या H2 माइनस लिया, तो ये नहीं बता पाता था कि इनका ऑर्डर क्या होगा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग होगा ये तो ठीक है, ये बता देगा, बट इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, सबसे कम स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ये ऑर्डर वो वीबीटी नहीं बता पाया। तो पहला लिमिटेशन तो इसका ये हो गया। दूसरा लिमिटेशन इसका ये था कि ये मैग्नेटिक कैरेक्टर को नहीं बता पाता था कि जो हमारा मॉलिक्यूल बना उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, मतलब वेदर वो डायमैग्नेटिक है या वो पैरामैग्नेटिक है, ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसलिए एमओटी को लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि भाई जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, कंबाइन हुए और उससे जो नया मॉलिक्यूल बना, ठीक है, तो हमें तो बेसिकली अब उस मॉलिक्यूल से मतलब है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो दो पहले कंबाइन हुए उससे हमें अब कोई मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है मॉलिक्यूल से। तो अब हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी जानेंगे, तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी जानने के लिए हमें उसको और अच्छे से एक्सप्लेन या स्टडी करना पड़ेगा, तो इसीलिए एमओटी की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो आप बेसिकली ये कह सकते हो कि इसीलिए एमओटी आया। ओके, तो हमने बीबीटी देखा, इसकी लिमिटेशंस देखे, अब हम लोग एमओटी अच्छे से पढ़ते हैं। एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो इसके बाद कुछ पॉस्टुलेट्स आप लोगों को बता देती हूँ, आप वो पॉस्टुलेट्स देखो, आपके एग्जाम में मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, आपके एग्जाम के लिए वो बहुत यूजफुल रहेंगे। ओके, सो पहला तो यही आप लोग जानो कि ये जो बने हैं, ये जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये दिया किसने है, ये दिया हुन्ज़ेन-म्यूलिकन ने ईयर 1932 में दिया था। ठीक है, हुन्ज़ेन-म्यूलिकन ने 1932 में एमओटी को प्रपोज किया था। ओके, अब इसके कुछ पॉस्टुलेट्स डिस्कस करते हैं। पहला पॉस्टुलेट कह रहा है कि द टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन और ओवरलैप, दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल।
द न्यू ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को कि ये हमारा H है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1, ठीक है। ये अनदर H 1s1, दोनों कंबाइन हुए ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, इसी को हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो H2 बना, है ना। तो ये जब H2 बना, अब बनने के बाद क्या हुआ, इसकी आइडेंटिटी लूज हो गई। मान लो इसका शेप पहले ऐसे था, ऐसे था, जब ये बना तो इसका शेप ऐसे हो गया, है ना। देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन बना तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए। शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मतलब अगर आप इसको देखो तो इसका शेप अब थोड़ा सा ऐसे हो गया, राइट। और ये इसके दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फाइन। तो ये पोस्टुलेट यही कहता है, पोस्टुलेट नंबर 1 कि when two atomic orbital combine they will overlap, ठीक है, and they will lose their identity to form the new molecular orbital. Okay, next the molecular orbitals are the energy state of molecule in which the electron of molecules are filled just as atomic orbital. मतलब जो दो molecular orbitals बने वो एक ऐसे एनर्जी स्टेट्स में है, मतलब उसके सराउंड में ऐसी एनर्जी होती है जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो उसके अराउंड में जो एनर्जी होती है ना। मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल के आसपास होती है, ये दोनों मिले, उसी तरीके की प्रोबेबिलिटी जब मॉलिक्यूल बना तो उसके अराउंड में उसी तरीके की प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, इन टर्म्स ऑफ only those atomic orbital can combine to form molecular orbital which have comparable energies and proper orientation. comparable energy देखिए H है, एक ही जैसे हैं, दोनों की एनर्जी भी एक जैसी है, ठीक है। और अगर हम इसकी शेप की बात करेंगे S, ये S, अब ये S और S कंबाइन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का शेप भी सेम होगा, है ना। शेप सेम होगा तो हमारा जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी भी एनर्जी सेम होगी शेप की वजह से, राइट। तो अनदर फीचर ये हो गया इसका। आता है नेक्स्ट आता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके ये रिएक्टेंट में बना है उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी ये डिवाइड होगा। जैसे कि ये तो अभी आप बीबीटी में देख रहे हो कि सिंपल एक मॉलिक्यूल बन गया। अब मैं आपको एमओटी का जो पूरा है मतलब डायग्राम से लेके एक एक पॉइंट्स उसके आपको डिस्कस करती हूँ, बिकॉज अब इस चीज की यहाँ पे जरूरत है। जैसे कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब H 1s1 1s1, दोनों कंबाइन हुए, कंबाइन होके क्या बनाए, मॉलिक्यूल बनाए, है ना। ये तो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ये इसका ऑर्बिटल, ये इसका ऑर्बिटल, ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो कह रहा है इस पोस्टुलेट में क्या कहा है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेगा उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फॉर्म होगा, ठीक। नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट आता है, ये थर्ड था। नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट आता है कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से ये कंबाइन हुआ है, फर्दर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है वो दो तरीके के होते हैं। जैसे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, दो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें एक को कहते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, नेक्स्ट फिफ्थ लिखो आप। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और सिग्मा और पाई से, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार और पाई स्टार, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स पोस्टुलेट क्या होगा, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी whereas anti-bonding molecular orbital has higher energy, है ना। हायर एनर्जी होने की वजह से ही तो ये स्टार है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, तो ये खेलेगा भी, कूदेगा भी, टीवी भी देखेगा, खेलेगा भी, मतलब इधर उधर बहुत उथल पुथल करेगा, इसीलिए स्टार हो गया। मतलब हाई एनर्जी मतलब हाईली अनस्टेबल, ठीक है।
लोअर एनर्जी मतलब हाईली स्टेबल, ठीक है। हर मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी तो चाहता है, तो उसकी एनर्जी लो है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो 7th पॉइंट आपका ये हो गया। तो बस आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, और वहीं से आप इसके बारे में 6 से 7 पोस्टुलेट आराम से लिख सकते हो, राइट स्टूडेंट। तो ये चीज होगी, ये मैंने आपको मतलब एक फ्रेम दे दिया, तैयार कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट पोस्टुलेट इसका आता है नेक्स्ट पोस्टुलेट आता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो 3 रूल्स को फॉलो करती है। 3 रूल्स कौन कौन से हमारे? पहला है ऑफ-बाउस प्रिंसिपल, इट फॉलोज ऑफ-बाउस प्रिंसिपल। सेकेंड, इट फॉलोज पाउलीज प्रिंसिपल, ठीक है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था। और थर्ड है इट फॉलोज हुन्स रूल। अब आप लोग कहोगे ये क्या है? तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है कि किसी भी ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो वो किस अकॉर्डिंग भरी जाएगी? उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग भरी जाएगी, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी में भरी जाएगी। जैसे कि हम लोग भरते हैं ना एस पी डी एफ, यही तो हमारे 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, जिसमें एनर्जी सबसे कम उसमें भरते हैं, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे ही तो फिलिंग करते हैं। तो ये बोली थी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ने, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीज प्रिंसिपल। पॉलीज प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होगी पहले तो वो मैक्सिमम 2 होगी और ऑपोजिट स्पिन में होगी, ठीक है। थर्ड था हुन्स रूल। हुन्स ने क्या कहा था कि स्पेशली जिसकी एनर्जी मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है, जैसे कि पी की एनर्जी इक्वल होती है और डी की एनर्जी इक्वल होती है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो पहले अनपेयर्ड तरीके से होगी, उसके बाद पेयरिंग होगी। मतलब पहले एक एक फिल हो जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग विल स्टार्ट। तो ये तीनों रूल्स जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट में एकदम फिट बैठते थे, इसलिए उसने इन तीनों रूल्स को भी रखा। ओके, अच्छा, फिर क्या कहा कि इन सारी चीजों से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो सारे हमने पोस्टुलेट पढ़े, इससे बेसिकली हमें जस्ट क्या निकलता है, क्रक्स क्या निकलता है कि क्रक्स ये निकलता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, इन सारी चीजों से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी डिसोसिएशन एनर्जी से, एंड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा तो हमें पता चल जाएगा ना कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, उस हिसाब से हम स्टेबिलिटी बता देंगे। तो स्टेबलाइजेशन पता चल गई, डिसोसिएशन एनर्जी पता चल गई, एनर्जी किसमें ज़्यादा है, किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, उससे भी स्टेबिलिटी पता चलती है। और नेक्स्ट आता है बॉन्ड लेंथ कि बॉन्ड जो बॉन्ड बने हैं उसकी लेंथ क्या है। तो कहने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हो गया एमओटी का। तो आई होप आपको मतलब एक आइडिया लग गया होगा कि ये बेसिकली होते कैसे हैं, ओके। और अगर आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स अटेन करने हैं यूपीटीयू में, क्योंकि यूपीटीयू में आप जितना अच्छा लिखोगे, जितने अच्छे पिक्चर की फॉर्म में एक्सप्लेन करोगे, उतना अच्छा आपका परसेंटाइल फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वीडियो बेसिकली आप ही लोगों के लिए थी टोटली, और इसमें मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ एक स्टोरी के फॉर्म में, सो दैट आपको कुछ अलग से याद करने की जरूरत ना पड़े। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।